नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में जैसा हम लोगों ने बात किया था कि व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांतों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक टाइप थ्योरी और दूसरी ट्रेट थ्योरी। टाइप थ्योरी जो है शुरुआत की थ्योरी है, जिसमें जो है व्यक्ति के शारीरिक बनावट या उसमें जो द्रव्य है जिसको ब्लड कहते हैं, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसके आधार पर तीन टाइप के जो है व्यक्तित्व बताए गए। एक गैलिन का क्लासिफिकेशन, दूसरा क्रेसमर का और तीसरा सेल्डन का था। टाइप थियरी में जो सील गुण होते हैं उसके आधार पर जो है व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न प्रकार के सिद्धांत इसमें रखे गए हैं, जिसमें आप देखें तो आलपोर्ट का, कैटल का, रोजर का, फ्रायड, मास्लो, एरिक्सन सबका है सिद्धांत। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आलपोर्ट और कैटल की बात की थी। आज हम लोग देखते हैं कि फ्रायड की थ्योरी क्या है, वो कैसे व्यक्तित्व की थ्योरी क्या है। तो जब हम फ्रायड का नाम लेते हैं तो फ्रायड वास्तव में फ्रायड की थ्योरी को साइको एनालिटिकल थ्योरी या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषिक सिद्धांत कहा जाता है। इसको सिगमंड फ्रायड ने करीब 40 साल के अपने जो है रिसर्चेस के बाद इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसमें दो तीन चीज़ें उन्होंने कही थी फ्रायड ने। तो पहली बात ये कि मानव व्यवहार जो है, किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है वह बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है। जो बाहर के कारक रहते हैं, जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसके आधार पर निर्धारित होता है। और जो व्यक्ति की कल्पनाएं हैं वो जो है उसकी अपनी सोच, उसके शारीरिक गठन इत्यादि पर निर्धारित होती हैं। और तीसरी बात, उन्होंने जब व्यक्तित्व की पर्सनालिटी की बात की तो उसमें तीन जो है आयाम बताए, तीन एस्पेक्ट्स बताए कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर आपको जानना है तो उसमें तीन चीज़ें आवश्यक हैं। तीनों चीज़ों के आधार पर ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। पहली बात ये कि व्यक्तित्व की संरचना, जिसको स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं। दूसरा, व्यक्तित्व की गतिकी, जिसको डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं। और तीसरा, व्यक्तित्व का विकास या डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये तीन चीजें हैं। तीन बातों के आधार पर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो सबसे पहले देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में फ्रायड साहब ने क्या कहा। जब स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व की संरचना की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व की संरचना दो प्रकार के मॉडल पर आधारित होती है। एक होता है टोपोग्राफिकल मॉडल और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल मॉडल। इसको आकारात्मक तथा गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल कहा जाता है। इसके अंतर्गत यदि हम देखें आकारात्मक मॉडल, जो प्रथम मॉडल है, इसमें इन्होंने जो है व्यक्तित्व के मन को तीन जो है भागों में बांटा। एक कॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस या और तीसरा अनकॉन्शियस स्टेज, जिसको चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन की अवस्था कहते हैं। तो जो व्यक्ति का मस्तिष्क है वह तीन अवस्थाओं में कार्य करता है, जिससे उसकी पर्सनालिटी बनती है। अब इस टोपोग्राफिकल मॉडल को आइसबर्ग मॉडल भी कहा जाता है। अब इसको देखें, इस फिगर को, तो इसमें फ्रायड का जो मॉडल है टोपोग्राफी का, उसमें ये उन्होंने ये कहा कि यदि हम एक बर्फ के टुकड़े को पानी में रखें या पानी में छोड़ दें तो जितना भाग बर्फ का ऊपर रहता है वह कॉन्शियस स्टेज होता है। जो उस पानी के स्तर पे रहता है, जो बर्फ का भाग, वो सब कॉन्शियस स्टेज होता है। और जो बर्फ के अंदर डूबा रहता है वह अनकॉन्शियस स्टेज होता है। तो ये तीन अवस्थाओं के अंतर्गत किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है टोपोग्राफी में। अब इसमें इनको कॉन्शियस स्टेज को फ्रायड साहब क्या कहते हैं कि यह जो है चेतना की अवस्था है। इसमें ऐसी जो है आपके भाव, अनुभूतियाँ, संवेदनाएं रहती हैं जिनका संबंध सीधे वर्तमान से रहता है, प्रेजेंट टाइम में। एक तो ये बात कही। दूसरा, सबकॉन्शियस स्टेज, जो आइसबर्ग मॉडल में पानी की सतह पे है, वो जो है ऐसी इच्छाएं या आपके विचार, भाव जो भी हैं, वो जो है चेतन स्तर से न रह के अर्धचेतन अवस्था में रहते हैं, जिनको हम प्रयास द्वारा चेतना स्तर में ला सकते हैं। मतलब चेतना स्तर का मतलब हो गया कि आप तुरंत जो आपके कॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो विचार। सबकॉन्शियस का मतलब कि कुछ जो है आपने वो भाव याद कर रखे हैं, आपके सबकॉन्शियस में है, आप अगर जोर डालेंगे तो वो चीज़ें याद आ जाएंगी। तो वो सबकॉन्शियस स्टेज उन्होंने कहा। तीसरा, अनकॉन्शियस स्टेज, तो जो आइसबर्ग मॉडल में जो बर्फ का निचला भाग जो पानी में डूबा हुआ है उसको अनकॉन्शियस स्टेज उन्होंने कहा।
और कहा कि जो है हमारा अनकॉन्शियस भाग बहुत बड़ा पार्ट है हमारे मस्तिष्क का, जो कि हमारे ऐसे भावों को जो सही नहीं है, जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं है, ऐसे भावों को हमारा मस्तिष्क अनकॉन्शियस स्टेज में डाल देता है, ताकि जो है वो चेतना स्तर पे ना आ सके। और ऐसे भाव बड़े घृणित होते हैं और जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होते, ऐसे विचार, भाव, इच्छाएं हमारी जो है अनकॉन्शियस स्टेज में चली जाती हैं। तो ये टोपोग्राफी के अंतर्गत तीन मॉडल, तीन जो है टाइप बताए मस्तिष्क के, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब देखें स्ट्रक्चरल मॉडल के अंतर्गत उन्होंने तीन बातें बताई, ईड, ईगो और सुपर ईगो। जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो तीन होती हैं। ईड होता है जिसको उपांग कहते हैं, दूसरा ईगो होता है जिसको अहम कहते हैं, और एक तीसरा होता है सुपर ईगो, जो आपका क्या कहते हैं, पराहम की अवस्था होती है। तो ये तीन बातें उन्होंने बताई और इसको बताया कि ये कैसे कार्य करता है। जो ईड है, जो हमारा उपाय है, ये ईड हमारा जो है आनंद के सिद्धांत पे, प्रिंसिपल ऑफ प्लीजर पे काम करता है, आनंद के सिद्धांत पे काम करता है। ये इसमें जो है अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, हमको बस आनंद चाहिए। वो कोई भी आनंद हो सकता है, किसी भी प्रकार का आनंद हो सकता है। हमको इसमें ये नहीं देखना है कि ये कार्य समाज विरोधी है या नहीं है, लोग इसको स्वीकार करेंगे या नहीं। मतलब हमारा मन जिससे जो है आनंद प्राप्त करे, वह ईड की अवस्था है, वह उपांग की अवस्था है। दूसरा जो है ईगो, जो है हमारा रियलिटी पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पे काम करता है। इसमें ये मस्तिष्क में रहता है कि हम जो सही है, जो वास्तविक रूप से रियल है, उसी को देख के कार्य करते हैं। तीसरा सुपर ईगो, ये जो है आपकी ऐसी अवस्था है, ये प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म या आदर्शवाद पे काम करता है कि जो सबसे सही है, जो आदर्श रूप में स्वीकार्य है, जिसको हम करें तो लोग उसको एक नियम माने, एक सिद्धांत माने, मैं एक आदर्शवादी बनूं, इस प्रकार के विचार जब मस्तिष्क में आते हैं तो वो सुपर ईगो के अंतर्गत आता है। तो ये तीन अवस्थाएं उन्होंने स्ट्रक्चरल मॉडल के अंतर्गत बताई। तो ये तो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। अब दूसरा पार्ट फ्रायड का देखते हैं, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी क्या कहता है कि डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी एक जटिल तंत्र है जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों का स्रोत होता है, जिससे व्यक्ति अपनी पूरी की पूरी जो है क्रियाकलाप करता है। इसमें जो है उन्होंने तीन बातें बताई। एक हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, एक एंजाइटी होती है और एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो अब इसको बेसिक इंस्टिंक्ट को अगर हम देखें तो बेसिक इंस्टिंक्ट में या मूल प्रवृत्ति में फ्रायड साहब ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई। एक है लाइफ बेसिक इंस्टिंक्ट और एक है डेथ बेसिक इंस्टिंक्ट, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। फ्रायड का कहना था कि जिस प्रकार मनुष्य जन्म लेता है वह उसका जीवन मूल प्रवृत्ति है, और इसी प्रकार उसका मरण भी होता है तो वह मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। ये दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां प्रत्येक व्यक्ति को पता है और उसी के अनुसार वह कार्य करता है। दूसरा उन्होंने बताया एंजाइटी की चिंता, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ चिंता रहती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम चिंता रहती है। उस चिंता के अनुसार और उस चिंता के सेटिस्फेक्शन के लिए व्यक्ति कार्य करता है। जिसमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है वो बीमारी बन जाती है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत चिंता है तो वह हमेशा पॉजिटिव रहती है और व्यक्ति उसी को अनुसार कार्य करता है। और तीसरा उन्होंने बताया कि रक्षात्मक प्रक्रम या डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, कि व्यक्ति अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पे कार्य कर रहा है, उसको डिफेंस करने के लिए विभिन्न प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म करता है, जिसमें प्रोजेक्शन है, रेशनलाइजेशन है। ये जब मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारी जो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम कैसे अपने को डिफेंड करते हैं लोगों से, ये इसमें ये चीज़ें रखी उन्होंने फ्रायड साहब ने। अब तीसरा उन्होंने जो बताया कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी कैसे होता है, कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है विभिन्न अवस्थाओं में। तो उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। एक है ओरल, दूसरा एनल, तीसरा फैलिक, चौथा लेटेंसी और चौथा पांचवा जेनाइटल स्टेज। ये 5 स्टेजेस होती हैं। 5 स्टेजेस में व्यक्ति सुख के सिद्धांत पर काम करता है, जिसको उन्होंने लेबिडो नाम दिया। लेबिडो का तात्पर्य होता है असीम आनंद,
या जो है आनंद की जो अनुभूति हमको किस प्रकार से होती है। तो व्यक्ति जो है विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से आनंद की अनुभूति करता है, ओरल अवस्था में कैसे करता है, एनल में, फैलिक में, लेटेंसी में, जेनाइटल में किस प्रकार से वो जो है अपनी लाइबिडो को सेटिस्फाई करता है, आनंद की प्राप्ति करता है, उसको उन्होंने 5 भागों में बांटा। जैसे ओरल स्टेज में उन्होंने कहा है कि यह जन्म से लेके 1-2 साल तक चलती है। इसमें जो है व्यक्ति मुख से जो है क्रियाएं करके अपने लाइबिडो को सेटिस्फाई करता है, जैसे चूसना, निगलना, जबड़ या दांत निकाल कर दबाना, काटना इत्यादि। तो इस प्रकार की क्रियाएं जो है वह जन्म से लेके 1 से 2 साल तक करता है और अपने लाइबिडो को सेटिस्फाई करता है। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई कि गुदावस्था या एनल स्टेज, इसमें जो है व्यक्ति मल मूत्र त्यागने से संबंधित क्रियाओं से अपने लाइबिडो को सेटिस्फाई करता है। ये 2 से 3-4 साल तक चलती है। चौथी अवस्था, तीसरी उन्होंने बताई फाइलिक स्टेज या लिंग प्रधान अवस्था। इसमें इन्होंने बताया कि इसमें लाइबिडो सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ से डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाता है लड़के और लड़कियों में। लड़कियों में जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नामक ग्रंथि डेवलप होती है, जिससे जो है लड़कियों में लड़कियों जैसे कैरेक्टर आता है, जैसे जो है उनकी आवाज़ पतली हो जाना और जो है बाल बड़े करना, इस प्रकार की दाढ़ी मूछें न आना, इस प्रकार के कैरेक्टर डेवलप होते हैं, जिससे जो है लड़के और लड़कियों में डिफरेंस होता है। लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स नामक ग्रंथियां विकसित होना शुरू हो जाती हैं। चौथी अवस्था उन्होंने अव्यवस्था अवस्था बताई, जिसको लेटेंसी स्टेज कहते हैं। इसमें व्यक्ति थोड़ा सामाजिक होने लगता है और लड़के लड़कियां अपने अपने हिसाब के गेम चुन के उस प्रकार से खेलने लगते हैं। हाँ, जैसे जो है पढ़ाई लिखाई, चित्रकारी, विभिन्न प्रकार के कार्य अपने अपने जेंडर के अनुसार करने लगते हैं और यहाँ से लाइबिडो को अपने सेटिस्फाई करने लगते हैं। और ये जेनाइटल स्टेज जो लास्ट वाली अवस्था है वो 13 साल से शुरू होती है। इसमें जो है लड़के और लड़कियों में पर्याप्त अंतर देखने को मिल जाता है, उनके शारीरिक बनावट के आधार पे, उनके शारीरिक, मानसिक और जो है सामाजिक दृष्टि से दोनों में अंतर दिखने लगता है। तो जेनाइटल स्टेज एक तरीके से आपके जननांगों का विकास है, जिसमें पर्याप्त अंतर लड़के और लड़कियों में देखने को मिल जाता है। तो ये जो है फ्रायड साहब ने पूरी की पूरी अपनी थ्योरी को 3 पार्ट में बांटा। एक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, दूसरा डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत। तो ये फ्रायड साहब का सिद्धांत है। थैंक यू।